डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ओरल कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। उसी के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम है हमारा, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने देखा था कि उसी के अंदर दो सब पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे टेलीफोनिक भी होते हैं एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों ही हमारे ओरल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे अपने फेस टू फेस कम्युनिकेशन को। तो बिना वक्त ज़ाया किए बच्चों, आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे टॉपिक फेस टू फेस कम्युनिकेशन के ऊपर है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन यानी आमने सामने जो हम बात कर रहे हैं किसी इंसान से, वो होता है फेस टू फेस। टेलीफोन पर बात करते हो वो फेस टू फेस नहीं होता है। जब आपके सामने कोई इंसान खड़ा है या एक से ज़्यादा लोग हैं जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी को हम बुलाते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, अब face to face communication appears to be identical with oral communication, but it is possible to distinguish them in certain situations. फेस टू फेस कम्युनिकेशन सिमिलर है आपके ओरल कम्युनिकेशन से डेफिनेटली, क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, लेकिन हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर हमने बच्चों पढ़ा है कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन है तो वो ओरल कॉन्वर्जेशन होगा, लेकिन हम उसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं बुला सकते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ओरल। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ओरल ही होता है। जैसे हम घर में रह रहे हैं, हमको किसी से बात करनी है, अब हम थोड़ी उसको चिट्ठी लिख कर देंगे या फिर फ़ोन करके बात करेंगे या टेक्स्ट करके बात करेंगे। आमने सामने हम बात कर रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता है। Now, it can be described as a total of verbal and non-verbal communication. फेस टू फेस कम्युनिकेशन में दोनों ही कम्युनिकेशन आते हैं, वर्बल भी आता है और नॉन वर्बल भी आता है। वर्बल जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, नॉन वर्बल जहाँ शब्दों का नहीं, लेकिन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, पोस्चर्स है, स्पेस एंड प्रॉक्सिमिटी है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल, इसको हम बुलाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर हमको देखने मिलता है। Now, face-to-face communication can be defined as communication that takes place when two or more persons meet personally to discuss certain issue or fact. फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं पर्सनली किसी फैक्ट, किसी चीज़ को डिस्कशन करने के लिए, उसको हम बुलाते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ना फेस टू फेस सिचुएशन इज पॉसिबल बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ये सिचुएशन दो इंडिविजुअल्स के बीच में पॉसिबल है, या तो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके बीच में ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। This kind of communication is used very frequently all types of organizations and is one of the important methods of communication. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कम्युनिकेशन है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड भी है हमारे कम्युनिकेशन का। जैसे इंटरव्यूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, टीचिंग में, काउंसलिंग में, लेक्चर्स में। In each of these situations, the sender and the receiver of the message are physically present and facing in each other. जैसे कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई फिजिकली प्रेजेंट है, आमने सामने प्रेजेंट है, तो वो हो जाता है हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यूअर है सामने, आप इंटरव्यूई हो, आमने सामने बैठे हो, इंटरव्यू चल रहा है, ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमारा चलता है हमारे इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में। तो ये है बच्चों, डिटेल में हमने समझा हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अब इसके हम कुछ एडवांटेजेस जो है वो समझेंगे। एडवांटेजेस हमको क्या बोलते हैं? फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड टोन ऑफ वॉइस हेल्प टू कम्युनिकेट बेटर। जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो वो क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा वो किस तरीके से बोलता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इट? जब हम किसी से अब बात करते हैं तो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा वो किस तरीके से आपको बोलता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं जब वो आपसे बात कर रहा है। क्या चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल है, या चेहरा बड़ा ही रूड है, या बड़ा ही गुस्से में देख रहा है आपको, या फिर जो देखने का अंदाज़ है वो बड़ा ही कातिलाना अंदाज़ है देखने का। तो ये अलग अलग जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके ज़रिए आप सामने वाले की बातों से पता लगा सकते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, किस मूड में है, किस टोन में है।
टोन क्या है बात करने की, उसकी वॉइस की, ताना मारते हुए बात कर रहा है आपको या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात है वो आपसे कर रहा है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है या फिर वॉल्यूम जो है उसका पिच जो है वो कम है, सही है, कैसा है, हमारे कान को सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पर कई सारे कंक्लूजन्स जो होते हैं वो हम डिराइव कर लेते हैं। तो इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और टोन ऑफ वॉइस के ज़रिए हम जो है हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। The message also achieves effectiveness by facial expressions, gestures and body language of the communication. जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स और हमारे वॉइस का टोन किस तरीके का है जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ द मैनेजर इज़ नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स, ही कैन शो हिज अनहैप्पीनेस facial expression empathetically while communicating his disapproval orally in a face to face situation. कई बार ऐसा होता है ना, अगर कोई इंसान हमसे नाराज़ हो, कोई भी इंसान हो सकता है हमसे नाराज़, आजकल लोग नाराज़ होते रहते हैं, तो ये जो नाराज़ है सामने वाला इंसान, यहाँ पर बात चल रही है मैनेजर की, तो अगर वो मैनेजर हमसे नाराज़ है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो हमको उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर दिख कर आएगा। अब भले वो ओरली आपको बोल दे चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर लेना, बोल दिया, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी बात जो है वो मैच नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज जो है वो मिल जाता है कि नाराज़ है मुझसे, गुस्सा है मुझसे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है इसके लिए, लेकिन फिर भी नहीं चाहता है कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, इसलिए मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा है। तो ये है फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और वॉइस टोन के ज़रिए आपको मिलने वाला मैसेज। नेक्स्ट आता है हमारा पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर डिस्कशन। अब फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें जो फीडबैक है वो आपको इमीडिएट मिल जाता है। सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज आर इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर एंड सो इंटरेक्शन इज कॉन्स्टेंट अमंग्स देम। सेंडर ऑफ द मैसेज जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। यानी ऐसा नहीं है कि सेंडर ने अभी मैसेज भेजा, रिसीवर ने 2 घंटे बाद रिसीव किया, नहीं, दोनों आमने सामने हैं, तो इंस्टेंट मैसेज रिसीव भी हो रहा है, इंस्टेंट मैसेज का फीडबैक भी आपको मिल रहा है। नाउ द रिसीवर ऑफ द मैसेज कैन रिस्पॉन्ड टू द मैसेज इमीडिएटली एंड हिज ब्लैंक फेस सजेस्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज while his eager face shows interest in what is communicated. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों, आपके लेक्चर में जब टीचर्स पहचान जाते हैं कि आप ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमें बस क्विकली पता चल जाता है कि बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है तो अटेंटिव है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन ब्लैंक है, इसका मतलब वो बच्चा कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। सेम होता है किसी भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, अगर आपकी एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक है, आप सिर्फ देख रहे हो सामने वाले को, अब हाँ ना तो बहुत बात की बात है जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन आपके फेस से समझ में आता है कि आप समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो। कई बार कन्फ्यूजन वाले एक्सप्रेशंस भी हम दे देते हैं, तो एक सामने वाले हमारे सेंडर को मैसेज मिल जाता है कि हमने उसके मैसेज को सही से समझा है या नहीं समझा है। द रिसीवर कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एंड सी क्लैरिफिकेशन। और ये भी है कि अगर आपको कोई मैसेज नहीं समझता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, सो देयर आर चांसेस, स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो आप लोग टीचर्स को इमीडिएटली जब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नहीं समझ में आता है, तो आप पूछ भी लेते हो ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आया, इसमें डाउट है, किसी तरीके की क्वेरी होती है, तो वो आप अपने इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। देन वी हैव सेंडर ऑफ द मैसेज गेट्स इंस्टेंट फीडबैक। अब सेंडर जो है उसको इमीडिएट फीडबैक जो है वो मिल जाता है। Sender of the message, after seeing the facial expression of the receiver, can instantly understand whether his message is getting across properly or not. जब टीचर्स आपके लेक्चर्स ले रहे होते हैं ना, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बता देते हैं, बिल्कुल ही साफ साफ जाहिर हो जाता है आपके चेहरे पर कि लेक्चर बड़ा बोरिंग है या लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट? हम भी पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो हमको भी पता है कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चों को हम जज कर लेते हैं। बस उसी के बेसिस पे आप टीचर चाहेंगे कि हमारे बच्चे अटेंटिव कैसे हो, इंटरेस्टेड कैसे हो, तो थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हम इमीडिएटली क्या करते, चेंज करते, थोड़ा सा ह्यूमरस लेक्चर लेने की कोशिश करते हैं। देखो स्टैंड अप कॉमेडियन तो हम है नहीं कि हम वहाँ पर कॉमेडी करें, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करते हैं एक बीच में एक अच्छा सा जोक क्रैक कर लिया कि बच्चे फिर से ध्यान देने लग जाए, या टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जिससे कि फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है बच्चे इंटरेस्टेड भी है और अटेंटिव भी है लेक्चर के जरिए। तो बस वही फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो आपके इमीडिएट फीडबैक होते हैं हमारे लिए, जो कि हमको बता देते हैं मैसेज की अंडरस्टैंडिंग कितनी है या फिर क्लैरिटी है या नहीं है। A puzzled look, a twist of the lips, a frown on the face of the receiver gives an indication to the sender of the message that his communication is not accepted by the receiver. Puzzled look, एकदम ऐसा लुक कि
समझ में ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, कन्फ्यूजन वाला लुक, ऐसा सोच रहे हो कि क्या बोला गया है आपको, राइट। तो ऐसे एक्सप्रेशंस हमको बता देते हैं कि आप तक मैसेज कैसे पहुंचा है और सही से पहुंचा है, या आप उसको समझे हो या नहीं समझे हो। इसके हिसाब से सेंडर कैन चेंज द टोन टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द रिसीविंग पार्टी। तो जैसे ही हमको पता चल जाता है आप बड़े बोरिंग हो रहे हो, तो हम उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, अपने टोन को चेंज करके, अपनी पिच को चेंज करके, अपने मैसेज जो दे रहे हैं जिस तरीके से फ्रेम करके आए थे उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बस इसी से हमको कुछ एडवांटेजेस जो है वो हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन के ज़रिए हमको मिलते हैं। अब जैसे सिक्के का एक पहलू तो हमने देख लिया जो कि एडवांटेज की बात करता है, दूसरा पहलू हम देखेंगे जो डिसएडवांटेज की बात करता है। अब आप बोलोगे डिसएडवांटेज भी होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का? बिल्कुल होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज। आइए देखते हैं क्या होते हैं वो डिसएडवांटेजेस। Difficult to practice in a large sized organization where there are many departments situated at different places and the number of employees is very large. Face to face encounter is extremely difficult in such organizations. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हज़ारों में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लाखों में एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हर एक के साथ में आप 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। यू कैन नॉट एनकाउंटर और यू कैन नॉट हैव अ 1-on-1 कॉन्वर्जेशन विद ईच ऑफ द एम्प्लॉय। तो वहाँ पर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल या ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पर काम नहीं आता है। Then we have not effective in a large gathering. Now it is difficult to get a message across large gatherings even when speakers and listeners are facing each other. The personal touch is missing and so the effectiveness of communication is lost. Speech turns out to be a monologue far from an interactive dialogue. Yes, that is very important. Not effective in large gatherings. अगर आपकी क्लास में समझ लीजिए बच्चे जो है वो 100-200 के ऊपर है, तो डेफिनेटली टीचर बोले जा रही है, वो एक मोनोलॉग हो गया, यानी कि वो सिर्फ बोले जा रही है, इंटरैक्टिव नहीं हुआ। हम ना तो सुन पा रहे हैं लोगों के शोर शराबे की वजह से, लोगों के बातों की वजह से, मस्ती की वजह से, ना ही हम उसके ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं, तो वो इंटरैक्शन हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो जब भी लार्ज गैदरिंग्स होती है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा है, बोलने वाला एक इंसान है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर उस मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक पर्सनल टच जो होता है वो मिसिंग होता है। पर्सनल टच फॉर एग्जाम्पल जब हम लेक्चर लेते हैं, जैसे यूजुअली मेरी एक आदत होती है एज टीचर, मैं जब भी क्लासरूम में जाती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, तो मैं किसी भी स्पेसिफिक बच्चे का, फॉर एग्जांपल ABC जो बच्चे का नाम है, मैं उसका नाम लेकर उसको बुलाती हूँ जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए ताकि एक पर्सनल टच जो है बना रहे और बच्चा भी अटेंटिव हो जाए और कहीं ना कहीं उसे भी पता चले कि हाँ द टीचर इज़ पेइंग अटेंशन टॉवर्ड्स मी एज वेल। क्योंकि लार्ज गैदरिंग्स में अक्सर हमको लगता है कि वो पर्सनल टच हमसे मिसिंग हो जाता है। तो जब भी किसी से आप बात कर रहे हो, जब भी लार्ज गैदरिंग्स में हो, तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपको स्पीकर बना दिया गया है, कोई स्पीच दे रहे हो आप किसी ओकेजन पे, देखो क्राउड आपकी बात सुनने वाला नहीं है, तो ये जो पर्सनल टच एक हमारा मिसिंग हो जाता है, ये पर्सनल टच को वहाँ क्रिएट करना पड़ता है। हालांकि ये डिसएडवांटेज है, हज़ारों में लोग होंगे तो बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात है कि वो लोग आपकी बातों पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। Then we have ineffective if the listener is not attentive. आपके ओरल कम्युनिकेशन का, आपके इतने बोलने का, इतने इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है जो लिसनर है अगर वो ही ध्यान नहीं दे पा रहा है आपकी बातों पर। तो अब कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, हो सकता है वो बोर हो रहा है, हो सकता है आसपास शोर ही इतना है कि उसका ध्यान चाहकर भी नहीं लग पा रहा है। तो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर लिसनर अटेंटिव नहीं है, लिसनर ने आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना है, तो डेफिनेटली आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आपके इतने बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। Sometimes the listener may not be attentive. He may think of something else while the message is being given to him. कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं, क्लासरूम में होते हैं, ध्यान जो होता है वो हमारा कहीं और ही होता है। तो ये कहीं और ध्यान होने की वजह से जो भी स्पीकर बोल रहा है उसकी बातों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। As stated earlier, human beings can listen to and grasp messages faster than the speed at which they are delivered, and so the listener's mind is diverted to guessing about what is not said or what has already been said, or even to the physical appearance of the speaker. The mind of the listener wanders and get off the subject of communication. अच्छा, जो लिसनर्स होते हैं ना, जो बातों को सुन रहे होते हैं ना, उनका मन जो है ना वो एक जगह पर नहीं रहता है,
वो ऐसा इधर उधर घूमते रहता है। कई बार जो स्पीकर बात कर रहा है आप उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देते हो, सर से पाँव तक आप उसको देखते रहते हो, क्या कपड़े पहने हैं, क्या पर्सनैलिटी है उस इंसान की, किस तरीके से बात कर रहा है, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इन सारी चीज़ों की तरफ जाने की वजह से जो एग्जैक्ट बोला जा रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। अगर हमने स्पीच के ऊपर ध्यान दे भी दिया तो कई बार हमारे मन में होता है अच्छा इन्होंने ये वाला पॉइंट बोला लेकिन ये पॉइंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं की है, तब तक उनका मैसेज जो है वो आगे पहुंच जाता है और हम उस लिंक को क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, जो उन्होंने हमसे एक लिंक जो है वो कम्युनिकेशन के टाइम पर बना दी थी। तो बस यही सारे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे फेस टू फेस कम्युनिकेशन के, जहां हमने देखा एडवांटेजेस है, फ़ायदा बहुत है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके चैलेंजेस भी हमको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन की तरफ, जो आता है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन सिंपली इट कैन बी डिफाइंड एज अ मीडियम कम्युनिकेशन दैट एंटेल्स द रिटर्न वर्ड, यानी जो भी चीज़ हम लिखते हैं, लिखावट में होती है, लिखित होती है, उसको हम बुलाते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। Written communication has great significance in today's business world. It is a form of verbal communication. रिटर्न कम्युनिकेशन का आज के इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं हम ट्राई करते हैं कि एवरीथिंग हैज़ टू बी रिटन, ताकि एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो सके। इट इज़ एन इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ द माइंड। रिटर्न कम्युनिकेशन माइंड की एक बहुत ही इनोवेटिव, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। According to another definition, written communication is the development and expression of ideas in writing. Written communication क्या है? Development है और expression है of ideas in writing. यानी जो भी हम सोचते हैं, जो भी चीज़ों के बारे में हमने अपने ध्यान में रखा है, हम उसको क्या करते हैं, राइटिंग में यानी कि लिख कर लिखित में रख देते हैं। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू वर्क इन मैनी जॉनरेज एंड स्टाइल। अब लिखने का तरीका जो होता है वो कई बार अलग होता है, उसके जॉनरेज जो होते हैं वो कई सारे हमको देखने मिलते हैं हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ मैनी डिफरेंट राइटिंग टेक्नोलॉजीज एंड मिक्सिंग टेक्स्ट, डेटा एंड इमेजेस। अब लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, हमने कई सारे टेक्स्ट को मिला दिया, डेटा को इंक्लूड कर दिया, इमेजेस उसके अंदर डाल दी। Now, written communication abilities develop through iterative experiences across the curriculum. Effective written communication is essential for preparing worthy promotional materials for business development. Effective business communication के लिए बहुत ही ज़रूरी है written में हर एक चीज़ होना, तभी जाके आपका मैसेज जो है वो सही तरीके से कन्वे हो जाता है आपके रिसीवर को। The common forms of written communication are letters, जैसे कि हमने देखा था रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। लेटर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, नोटिसेस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें रिटर्न कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अब even though oral communication is preferred medium, yet there are times when written communication is more effective and appropriate. अब जैसे कि हमने देखा था ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, 80 से 85% जो होता है हमारा ओरल होता है, रेस्ट 15 से 20% जो होता है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। बावजूद इसके कि ओरल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी रिटर्न कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज इट एक्ट एज अ रिकॉर्ड विच इज़ बीइंग मेंटेन with your organization. So written communication is necessary in such cases as, अब कौन से cases में written communication ज़रूरी है? When the information to be conveyed is of complex nature, जब information detail में हो, ज़्यादा कुछ समझाना हो, तो oral communication वहाँ possible नहीं होता है। ऑडियंस इज लार्ज एंड जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, जब बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो, अलग अलग लोकेशंस में हो, तो ओरल कम्युनिकेशन हर वक्त आप कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर भी नहीं समझा पाओगे। रिटर्न कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी व्हेन दी ऑडियंस इज लार्ज और जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, यानी कि अलग अलग लोकेशंस पर आपकी ऑडियंस होती है। परमानेंट रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह काम करता है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। The immediate interaction with the audience is not required. अब यहाँ पर immediate action की ज़रूरत नहीं होती है, immediate action interaction जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है ऑडियंस के साथ में। इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्योंकि एक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो है उसका ट्रैक रखना ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा, जो कि बात करता है क्रिएटिविटी के ऊपर। रिटर्न कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। अब जो राइटर है उसको रिटर्न कम्युनिकेशन बड़े ही क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तरीके से लिखना होता है। जो भी कंटेंट आप लिखते हो बड़ा सोच समझ कर लिखना होता है।
Deliberate efforts are required in case of return communication and a good deal of planning and practice is required to come with good return communication. यानी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि रिटर्न कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कितने शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए और कैसे कम शब्दों में हम अपना ज़्यादा मैसेज लोगों तक पहुँचा सकें. Normally, oral communication is spontaneous in nature, while written communication requires conscious efforts on the part of the writer. Conscious यानी कि written communication के वक्त जो writer है उसके जागे रहना, उसका होश में रहना बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस वक्त क्या लिख रहे हो. Spelling errors नहीं चाहिए, grammatical errors नहीं होने चाहिए, सही words का इस्तेमाल कर रहे हो आप, punctuation सही जगह पर है. तो ये सारी ही चीज़ें आपको जो है वो मेंशन करनी होती है अपने रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर. बेसिकली इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है. एवरी वर्ड सेंटेंस शुड कन्वे अ डेफिनेट मीनिंग टू द रीडर. हर एक शब्द और हर एक सेंटेंस एग्जैक्ट वही मीनिंग देने की कोशिश करता है रीडर को जो आप देना चाहते हो. उसका मतलब रिसीवर जो है उसका मीनिंग कुछ और अज्यूम ना कर ले. वन कैन नॉट जस्ट कॉपी एंड ड्राफ्ट मैसेजेस, वन हैज़ टू बी इनोवेटिव इन राइटिंग. सिर्फ आप कॉपी और मैसेज को ड्राफ्ट नहीं कर सकते हो. जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई असाइनमेंट दे दिया तो कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया. अब कॉपी पेस्ट भी हम सही से नहीं करते क्योंकि उसके अंदर भी हम कई सारी लिंक दी होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं. हालांकि किसी भी मैसेज को आप रिटर्न कम्युनिकेशन में कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हो. आपको उसके ऊपर बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से लिखना होता है. वन शुड कम अप विद यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग विच वुड मेक एन इम्पैक्ट ऑन द रीडर. आपके लिखने का तरीका ही कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इतना यूनिक होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए जिसका रीडर के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट हो. नेक्स्ट आता है हमारा टाइम फैक्टर. रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. ये इसलिए क्योंकि जब भी हम मैसेज को फ्रेम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमको मैसेज को फॉर्मुलेट करने में, उसको बनाने में और फिर आप तक कन्वे करने में. रिटर्न कम्युनिकेशन में द राइटर मेक्स अ डेलिबरेट एफर्ट टू कम अप विद राइट वर्ड्स एंड सेंटेंस. यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको कहा शब्दों का सही इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस सही से फ्रेम करना है, सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट होना बहुत ही ज़रूरी है. ओरल कम्युनिकेशन बड़ा ही क्विक होता है, टाइम नहीं लगता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हमको टाइम लगता है. इसी के साथ साथ रीडर को भी टाइम लगता है मैसेज को समझने में, क्योंकि पहले पढ़ना है फिर उसको समझना है. तो क्लैरिफिकेशंस जो होते हैं इमीडिएटली वो तो पॉसिबल नहीं होते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, लेकिन रीडर को टाइम लग सकता है एंटायर रिटर्न कम्युनिकेशन को ध्यान से पढ़कर उसको समझने में. जो रिटर्न कम्युनिकेशन है हमारा बच्चों याद रखना, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की जैसे एक्ट करता है, जिसका मतलब होता है हमारे पास ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है रिटर्न कम्युनिकेशन. देन वी हैव एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. एक्यूरेट यानी कि अप टू द पॉइंट आपको बात करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी है हर एक उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन दुनिया भर की कहानी नहीं होनी चाहिए. जितना हो, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो, जितना मैसेज आपको देना हो, बस उतना ही मैसेज उसके अंदर होना चाहिए. उसे हम कहते हैं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज होना चाहिए. However, in case of oral communication, speaker may forget some points to communicate and as such it may not be accurate and precise. चांसेस है कि स्पीकर कई बार क्या करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में कुछ बातों को भूल जाते हैं बताना, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हम टाइम लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं मैसेज को, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ा ही एक्यूरेट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होता है. रिटर्न कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है नेचर में. ओरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि जब हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो, या फिर डिपेंड करता है हमारा रिलेशन क्या है जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे फॉर्मल रिलेशंस है या इनफॉर्मल रिलेशंस है, उसके ऊपर हमारा ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड करता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल टोन ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो फॉर्मल होता है. Clarity in understanding. Written messages are less likely to be misunderstood because they can be read and reread by the receiver in case of doubts, but there is no such possibility in case of oral message. अब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस जो होते हैं रिटर्न में कम होते हैं, क्योंकि हमको अगर जैसे कि हमने कोई आंसर पढ़ा, हमने एक बार एक लाइन पढ़ा, नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो अपने आप हमको वो आंसर समझ में आ जाता है कि वो सेंटेंस हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. सिमिलरली रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर आपको एक बार नहीं समझा, कोई डाउट है, तो वापस आपने रीड किया उस मैसेज को तो आपको वो मैसेज समझ में आ गया. लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है. हो सकता है मैंने बहुत ही ज़्यादा फास्ट बात किया, हो सकता है मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया किसी वर्ड का, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो गया और आप उस बात को समझ नहीं पाए. तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ओरल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिटर्न में इसके चांसेस कम होते हैं. देन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक. रिटर्न कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है वो बड़ा ही स्लो होता है. इट मे नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू दी मैसेज. जो रीडर है वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो वो लोग जो है अपना वक्त लेकर, अगर उनको कम्युनिकेशन का मैसेज रिसीव हुआ, सही से समझ में आया, पसंद आया, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं.
देन वी हैव वाइड सर्कुलेशन। ओरल कम्युनिकेशन को आप वाइडली सर्कुलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि कौन से केसेस में हम रिटर्न कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिटर्न कम्युनिकेशन बेसिकली जहाँ पर लार्ज गैदरिंग्स ऑफ ऑडियंस होती है और जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको वाइडली सर्कुलेट कर सकते हैं। हमने नोटिस निकाला, अपने मुंबई के ब्रांच में दे दिया, हैदराबाद, चेन्नई, जो भी एप्लीकेबल नोटिस है, जहाँ जहाँ के लिए एप्लीकेबिलिटी है, तो वाइडली आपने अपने उस नोटिस को क्या कर दिया, सर्कुलर्स को सर्कुलेट कर दिया। इस तरीके से आप वाइडली सर्कुलेट करते हो अपने रिटर्न कम्युनिकेशन को। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन वाइडली सर्कुलेट होना पॉसिबिलिटी उसकी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू योर रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस हमारे रिटर्न कम्युनिकेशन के। जैसे मैंने आपको कहा, ओके, ऑलमोस्ट हमने जो किया है सिमिलैरिटी है, तो हम क्विकली इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे हमारे एडवांटेजेस को। पहला है लीगल एविडेंस। रिटर्न में आपके पास कोई भी चीज़ है तो आपके पास वो लीगल एविडेंस होता है, कानूनी तौर पर आप उसको एज सबूत जो है वो पेश कर सकते हो जब भी ज़रूरत पड़ती है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करने की, तब तो आपके पास एक लीगल एविडेंस होता है। सेकेंड आता है एक्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके काम आ सकता है। अगर आपने रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है अपने पास में, तो फ्यूचर में आपके लिए क्या हो सकता है, काम आ सकता है। एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। रिटर्न कम्युनिकेशन बड़ा ही एक्यूरेट, प्रेसाइज, अप टू द पॉइंट, रिलेवेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करके उसके बारे में बात करता है। किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कन्फ्यूजन के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं। वाइड सर्कुलेशन होता है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपना मैसेज जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए पहुँचा सकते हैं। फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन केस अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हुई तो यहाँ पर आप किसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। किसको? जो राइटर है, जिसने वो रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज को पहुँचाया है, तो यहाँ पर आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो। हालांकि ओरल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि आप यहाँ पर किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि ओरली अगर कोई बोलता है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये इसी इंसान ने बोला है, क्योंकि ज़बान का भरोसा नहीं है, इंसान अपनी ज़बान से पलट जाता है। लेकिन राइटिंग में कुछ है, वहाँ पर सिग्नेचर है, तो दैट पर्सन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसने जो भी सर्कुलेट हो रहा है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो कल उठ के कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी राइटर की ही होती है। देन लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे हमने पढ़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही क्लैरिटी होती है हमारे मैसेज के साथ में। सूटेबल फॉर लेंदी मैसेजेस। रिटर्न कम्युनिकेशन जो है, अगर बड़े बड़े मैसेजेस हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैसेजेस हो, जिसको हम वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जैसे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, कंपनी के MOA AOA हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है हम ओरली किसी को नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए इसको रिटर्न रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होता है। कॉर्पोरेट इमेज। रिटर्न मैसेजेस जो होते हैं वो इस तरीके से सोचकर और इनोवेटिव तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज जो है वो भी बने रहे। तो जैसे कि सोशल मीडिया का कंटेंट होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है हमारा, कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट इमेज जो है दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर योर रिटर्न कम्युनिकेशन। नाउ जैसे हम पढ़ते हैं एडवांटेज, अब हम पढ़ेंगे उसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो मैसेज बना रहा है सेंडर, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, सोच समझ के प्लानिंग के साथ बनाना होता है। अब रिसिपिएंट तक ये मैसेज पहुंचता है, वो पोस्ट के जरिए, कुरियर के जरिए पहुंच सकता है, तो फिर टाइम लगता है। अब जब तक रीडर उसको पढ़ेगा फिर उसको समझेगा, तो उसमें भी टाइम जाता है। इसीलिए हम इस रिटर्न कम्युनिकेशन को बोलते हैं दैट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेशनरी का इस्तेमाल होता है, उसी के साथ साथ पैसे इन्वॉल्व होते हैं। राइटर जो अपना वक्त दे रहा है तो मुझे उसको सैलरी भी तो देनी होगी, तो राइटर का टाइम इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, स्टेशनरीज खरीदते हैं, तो रिटर्न कम्युनिकेशन हमारा एक्सपेंसिव होता है। प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक। रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे हमने देखा, हमको इंस्टेंट फीडबैक जो है वो नहीं मिलता है। अनलेस एंड अनटिल रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया, उसको सही से समझ लिया, तब तक हमको उसके फीडबैक का वेट करना होता है। प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में जैसे कि अगर मैं रिटर्न कम्युनिकेशन के जरिए मुझे कोई मैसेज मिलता है, आई एम रीडिंग, अब मैं उसको पढ़ रही हूँ ना, अब मेरा ओरल कम्युनिकेशन तो है नहीं, रिटर्न है, तो अगर मुझे कोई चीज़ की डाउट होगा, क्लैरिटी नहीं है मुझे, तो मुझे उसके लिए फिर से उनको राइटिंग में लिख कर देना होगा कि मुझे ये चीज़ समझी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ राइटर्स। कुछ राइटर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में इतने अच्छे नहीं होते हैं, तो उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो सही नहीं होते। अगर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो एक कॉर्पोरेट की पुअर इमेज क्रिएट होती है इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। देन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेटिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं सीक्रेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इजीली कम्युनिकेट
cannot be easily communicated through written communication. This is because such information may go in the wrong hands. गलत हाथों में जा सकती है कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इसीलिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हम रिटर्न कम्युनिकेशन के ज़रिए अपना मैसेज जो है किसी भी रिसीवर तक जिसको हमको वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देनी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है, रिटर्न कम्युनिकेशन के ज़रिए हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी के साथ बच्चों हमने देख लिया रिटर्न कम्युनिकेशन, हमने वर्बल का ओरल कम्युनिकेशन भी देख लिया, उसी के साथ साथ रिटर्न कम्युनिकेशन भी देख लिया। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे हमारे नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।